will start the new subject physics. Today's my topic is light. लाइट के विषय में आप लोग सभी परिचित होंगे कि लाइट के हर पहलू से सभी लोग परिचित हैं। लाइट के विषय में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि लाइट फंक्शन कैसे करता है। फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट इज टू अराइविंग कंडीशंस लाइक एज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लाइट के दो पार्ट्स होते हैं। प्रमुख रूप से हम लाइट को जानना चाहते हैं। व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके माध्यम से हम अदृश्य चीज़ों को भी देखने का प्रयास करते हैं, अर्थात हमें उजाला प्रोवाइड करती है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब लाइट के जो दो डिवीजन हैं जिसमें प्रमुख रूप से रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन को परावर्तन क्रिया कहते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑन ए प्लेन मिरर। जब हम किसी समतल दर्पण पर कोई प्रकाश को इंसिडेंट कराते हैं तो इंसिडेंट होने पर उसमें एक इंसिडेंट एंगल बनती है जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके द्वारा बनी? इंसिडेंट रेज के द्वारा बनी। इंसिडेंट रेज क्या होती है? मान लो कोई समतल दर्पण है, एक निश्चित प्लेन पर तल पर रखा गया है, प्लेन मिरर है, और उस पर सामान्य तौर पर कोई प्रकाश किरण पड़ती है तो वह प्रकाश किरण पहले उस समतल पर पड़ने के तुरंत बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है। और रिफ्लेक्ट होने पर उसका जो सेकंड पहलू होता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन रे। रिफ्लेक्शन रे का मतलब परावर्तित किरण। तो पहले आने वाली किरण को क्या कहें? इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। और आपतित किरण माने आने वाली किरण जो समतल पर पड़ती है, जो मिरर है आपका, उस पर पड़ने के बाद वो स्लिप कर जाती है। स्लिप करने का मतलब कि वह एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ गतिमान हो जाती है, और दूसरी दिशा की तरफ गतिमान होना ही उसकी परावर्तन की क्रिया कहलाती है, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे कि भाई हम क्यों पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने की एक सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि हम कोई भी अदृश्य वस्तु, जैसे कोई वस्तु अंधेरे में रखी हुई हो, उसको देखने के लिए कैसे हम देखें? तो देखने में हमारी जो ह्यूमन आइज है, जो मानव नेत्र हैं, ये खुद रिफ्लेक्शन क्रिया में इन्वॉल्व होते हैं। रिफ्लेक्शन क्रिया में इन्वॉल्व होने का मतलब कि जैसे हम किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र के गोलक पर जो लेंस होता है उस लेंस वाले भाग पर बनता है और उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनने पर, जिसे हम रियल इमेज कहते हैं, वह वस्तु स्वतः हमें दिखने लगती है। इसका एक सीधा सा पहलू यह है कि जब भी कोई प्रकाश किरण उस वस्तु पर पड़ती है और साथ ही साथ हमारे नेत्र पर पड़ती है तो नेत्र से रिफ्लेक्ट होने वाली किरण वस्तु पर और वस्तु से रिफ्लेक्ट होने वाली किरण नेत्र पर, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हम उस अदृश्य वस्तु को, अंधेरे में रखी हुई वस्तु को देख लेते हैं। तो इसका सबसे बड़ा उपयोग हमारा दैनिक जीवन में ही है कि वस्तुओं को अंधेरे में रखी है, खोजना हो तो हम क्या करते हैं? टॉर्च का प्रयोग करते हैं, ट्यूबलाइट जला लेते हैं, बल्ब जला लेते हैं, और इन सारी चीज़ों के माध्यम से हम उसको देखने का प्रयास करते हैं। और जितनी सोर्स ऑफ लाइट का उपयोग हम करते हैं, चाहे टॉर्च के रूप में हो, बल्ब के रूप में हो, ट्यूबलाइट के रूप में हो, इन सारी चीज़ों का एक ही फंक्शन है कि उसकी प्रकाश किरण जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो सोर्स ऑफ लाइट ऑफ एनर्जी है, वह हमारे नेत्र पर पड़े और साथ ही साथ उस वस्तु पर भी पड़े और रिफ्लेक्शन के द्वारा हम उस वस्तु को देख लें। जब तक हम वस्तु नहीं देख पाते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र के लेंस पर नहीं बन रहा है। और नेत्र के लेंस पर ना बनने का मतलब कि हम उस वस्तु को पहचान नहीं सकते, देख नहीं सकते। कोई व्यक्ति बार बार कह रहा है कि जरा इसको देखिए, ये सामने वस्तु है, लेकिन जब तक उसका प्रतिबिंब हमारी आंख पर नहीं पड़ेगा, नहीं बनेगा, तब तक हम उसको नहीं देख पाएंगे। और देख पाएंगे तो वहीं से हम अपनी अनुभव शक्ति के माध्यम से उस वस्तु के विषय में जानने, पहचानने और उस पर अध्ययन करने का कार्य शुरू कर देते हैं, जो मानव का एक स्वविवेक है।
स्वविवेक होने का मतलब कि उन्हीं के माध्यम से वह वस्तुओं की पहचान करता है, वस्तुओं के विषय में सोचता है, ये वस्तु कैसी है, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है। इन सारी चीज़ों पर बहुत सारे पहलू होते हैं जिस पर वो दिन रात एनालिसिस करता रहता है। तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि इसका दूसरा भाग है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आप देखते हैं कि इसमें दो माध्यम होते हैं। दो माध्यम प्रमुख रूप से क्या होते हैं? एक को तो एयरी मीडियम बोलते हैं, जिसे हवा का माध्यम, कि हम प्रकृति में कहीं भी हों, अपनी चारों तरफ जहां भी देखते हैं, सुनते हैं, टहलते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं, ये सब जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने के कारण वहां पर हवा का माध्यम बना है, जिसे हम एयरी मीडियम कहते हैं। अब अगर कोई एक ऐसी विशेष व्यवस्था के द्वारा एक कक्ष निर्मित कर दिया जाए या कोई एक ऐसा स्थान बना दिया जाए जहां पर हवा का प्रभाव कम रहे, हवा के अलावा पानी का प्रभाव हो या कोई ऐसी चीजें हो जो भारी अवस्था में हो, ग्लास हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? डेंसर मीडियम, मतलब कि वो भारी माध्यम होता है। तो जाहिर सी बात है कि अभी आप बाहर हैं, आवाज कर रहे हैं, तो आपकी आवाज दूर तक सुनाई देती है। लेकिन आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए और चारों तरफ से पैक कर दिया जाए, तो आप जितनी तेज चिल्लाओगे वो आवाज बाहर उतनी नहीं सुनाई देती। यह एक साउंड एनर्जी जिसे आप ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। ऐसे प्रकाश का भी रूप होता है, प्रकाश भी ऊर्जा का एक माध्यम है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रकाश बाहर से आपके ऊपर पड़नी थी वह उस मात्रा में प्रकाश नहीं पड़ पाती, जिससे हम ये कहते हैं कि एक दूसरा स्वभाव जो प्रकाश का है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और यह एक सरल रेखा में गति करती है। लेकिन जो ये घटना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, मतलब एक सरल रेखा में चलने के लिए इसको खंडित कर देती है। खंडित क्या कर देती है? क्योंकि माध्यम बदल जाता है। पहला माध्यम एयरी मीडियम होता है, तो एयरी मीडियम में उस पर दबाव कम होता है, तो वह क्या करती है? माध्यम के अनुरूप तेजी से कार्य करती है, अर्थात बहुत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती है, जितना कि हम सेकंडों में कल्पना करते होंगे। आपने ये भी सुना होगा कि सूर्य आपका प्रकाशवान है, प्रकाश ऊर्जा देता है। अब ये भी आप जानने का प्रयत्न करेंगे कि सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली प्रकाश किरण कितने समय लेती है। तो जाहिर सी बात है कि 8 मिनट कुछ सेकंड का समय लिया गया है, जिसमें सामान्य तौर पर एक लंबी डिस्टेंस की बात की जाती है। अब इसी के दायरे में आप एयरी मीडियम और डेंसर मीडियम को जानें। एयरी और डेंसर मीडियम में जब कोई प्रकाश किरण एयरी माध्यम से, हवादार माध्यम से डेंसर माध्यम की तरफ बढ़ती है, तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है और पुनः दूसरे सिरे पर जाकर के अविलंब से पुनः एयरी मीडियम में जाने के लिए दूर भागती है। इस घटना को ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, मतलब जिसे आप सामान्य तौर पर जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो ये दो घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, जिसे लाइट को 2 सेक्शन में डिवाइड करके हम अध्ययन करते हैं। रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन और रिफ्रैक्शन मीन्स अपवर्तन। अब बात यहाँ पर आती है कि भाई आप परावर्तन के विषय में जान गए, परावर्तन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहला तो ये होता है कि परावर्तन के लिए जो आप मिरर लेते हैं, दर्पण लेते हैं, वह एक ही तल में होना चाहिए। दूसरी चीज, इसके साथ आने वाली किरणें जिसे हम आपतित किरण कहते हैं, वो भी उसी अवस्था में होनी चाहिए। और दूसरी परावर्तित किरण होती है, वो भी उसी अवस्था में होनी चाहिए। इसमें एक सहयोगी के तौर पर अविलंब लगाया जाता है, जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन दोनों को डिवाइड करता है। तो इंसिडेंटेड रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों को डिवाइड करने का काम नॉर्मल करता है। तो आपने इस तरह से देखा कि परावर्तन के पहले नियम के तौर पर देखा जाए तो सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि आपतित किरण का द्वारा बना आपतन कोण जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये पहला नियम है रिफ्लेक्शन का। इसी तरह से दूसरे नियम को अगर आप लिया जाए तो दूसरे नियम में क्या कहते हैं कि दर्पण जो प्रयोग में लिया जा रहा है,
प्रकाश किरण की आपतित अवस्था, परावर्तित अवस्था, साथ में अविलंब, ये तीनों और नॉर्मल को ले लिया जाए तो इन चारों बिंदुओं को एक ही तल में स्थित होना चाहिए। ये परावर्तन का सर्वमान्य नियम है। इसे हम लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। अब आपने देखा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी तल पर आकर पड़ती है, अर्थात वह तल क्या होता है, दर्पण का तल, तो वह तुरंत उसको रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन इस रिफ्लेक्शन के दायरे में एक प्रतिबिंब बनता है, और वह प्रतिबिंब कैसा हो सकता है, दो तरह की घटनाएं उसमें होती हैं। वह प्रतिबिंब या तो रियल बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब, या फिर वर्चुअल बनेगा, जिसे आप इमेजिनरी बोलते हैं। तो इमेज मीन्स प्रतिबिंब होता है, तो इमेजिनरी को थोड़ा सा अच्छा वर्ड लोग नहीं मानते हैं, इस नाते उसको वर्चुअल कह देते हैं। तो वर्चुअल का मतलब क्या होता है, जो कल्पनातीत प्रतिबिंब बन रहा हो, और रियल इमेज का मतलब जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब, अभी इससे पहले हमने आपको बताया कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब आपके मानव नेत्र पर पड़ता है, और मानव नेत्र के द्वारा जो प्रकाश किरण होती है वो वस्तु पर पड़ती है, तो अकस्मात वो वस्तु आपको दिखाई देने लगती है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन होता है। तो आप अच्छी तरह से जान गए कि प्रकाश के परावर्तन में प्रमुख घटक कौन से हैं। सामान्य तौर पर प्रकाश परावर्तन की घटना, और उससे पहले भी आप ये जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें प्रकाश प्रदान करती है, अर्थात उजाला देती है, जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। दूसरा सर्वमान्य नियम क्या है कि सामान्य तौर पर प्रकाश एक ही सरल रेखा में गति करती है, लेकिन इसमें कुछ माध्यम का भी दबाव पड़ता है, और साथ में अगर दर्पण का तल हो तो वहां से रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की घटनाएं इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब पहली घटना रिफ्लेक्शन की बात आपने देखा, तो इसमें आपतित किरण, अर्थात किसी स्रोत से, किसी प्रकाश के स्रोत से, सोर्स ऑफ लाइट से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और जब वह तल पर पड़ने के बाद फिसल जाती है, किसी दूसरी दिशा में गतिशील हो जाती है, तो ऐसी किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। और इनके द्वारा बना हुआ कोण जो अविलंब के द्वारा विभाजित किया जाता है, पहले कोण को जो आपतित किरण के साथ बनता है आपतन कोण कहलाता है, और जो परावर्तित किरण के साथ बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन के नियम में आपने पहले से ही सुना कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ये लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला नियम है। इसी तरह से लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम जो होता है, उसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और साथ में प्लेन मिरर, ये सभी एक ही अवस्था में होनी चाहिए, अर्थात एक ही तल में होना चाहिए। इसके साथ जो वस्तुओं को देखने की घटना है उसका प्रतिबिंब बनता है, और वह प्रतिबिंब हमारी आंख पर वस्तु का प्रतिबिंब, और साथ में हमारी आंख पर पड़ने वाले प्रकाश किरण उस वस्तु पर पड़ते हैं तो वस्तु हमें दिखाई देती है। और इस तरह से बनने वाले प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रतिबिंब को हम रियल या वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जो प्रतिबिंब की प्रवृत्ति क्या होती है कि वस्तु जिस अवस्था में होती है उसका उल्टा दिखाई देता है, मतलब कि प्रतिबिंब उसका जस्ट अपोजिट दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। और जबकि दूसरी अवस्था वर्चुअल की होती है, जिसमें हम कल्पना करते हैं कि अगर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब भी बनता होगा, और लगभग ऐसे ही बनता होगा जैसे वस्तु का रूप है, वस्तु की वास्तविकता है, वही चीज हम कल्पनातीत कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रतिबिंब भी दो प्रकार के बनते हैं। अब इसके बाद फिर घटना आती है लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब कि प्रकाश का अपवर्तन, और प्रकाश का अपवर्तन के लिए हमने दो माध्यम की चर्चा किया, एक एरी मीडियम मतलब हवादार माध्यम, और दूसरा डेंस मीडियम जिसमें सामान्य तौर पर हवा नहीं होती, ऐसे हमारी कल्पना है, ऐसा हम भौतिक थ्योरी के अनुसार, फिजिकल थ्योरी के अनुसार इसको कल्पनातीत मान करके, चाहे हम उसको कांच का माध्यम मान लें, चाहे हम उसको पानी का माध्यम मान लें, कुछ इस तरह से कल्पना करके ऐसा हम करते हैं जहां माध्यम के प्रति प्रकाश किरण, आने वाली प्रकाश किरण प्रभावित होती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं।
तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम फिगर का सहारा लेंगे, साथ में अपने सपोर्टिव स्टाफ के माध्यम से हम ये देखना चाहेंगे कि किस तरह से इसकी डिजाइनिंग की जा सकती है, कैसे इसको और अच्छी तरह से समझा जा सकता है। आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे जहाँ टॉपिक का नाम दिया गया है। टॉपिक क्या है? लाइट। लाइट को दो भागों में बांटा गया है। पहला है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तित किरण या परावर्तन की घटना, रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तन की घटना। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन के विषय में आप देखिए कि आपने एक रफ पोजीशन लिया है, एक तल को बताया है जो एक समतल दर्पण के रूप में है, और इसका जो चिकना भाग है, चिकना मतलब प्लेन भाग, उस प्लेन भाग पर